हेलो दोस्तों, आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पिछले लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से इस लेक्चर का जो लास्ट वाला 1 मिनट का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं लेक्चर नंबर 6 पे। ठीक है, तो देखिए मैं ये बताया था कि यहाँ तक हमने कैलकुलेशन किया था कि जब हमने mg का वर्क a से लेकर e तक लेके जाने में जब हमने वर्क निकाला तो ओवरऑल वर्क आया था -160 जूल। अब हमने ये भी देखा था कि जो रास्ता a से b और c से d जो रास्ता है हॉरिजॉन्टल में, इस हॉरिजॉन्टल पाथ में जो वर्क हुआ वो 0 है। तो हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए जो फोर्स लग रहा था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो किधर लग रहा था? नीचे की ओर। और डिस्प्लेसमेंट a से b में या फिर c से d में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल और फोर्स लग रहा है वर्टिकल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो आप कह सकते हो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई वर्क आपका 0 आ रहा था। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि आप किसी ब्लॉक को अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, किसी भी है ना हॉरिजॉन्टल में कहीं पर भी अगर मूव करवा रहे हो, तो mg का वर्क इस पर हमेशा 0 होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल में किधर भी मूव करवा के लेके चले जाओ। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में ही रखते हो तो वर्क कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लग रहा है वर्टिकल में, तो हमेशा एंगल 90 बनेगा और उसका हमेशा वर्क 0 होगा। हाँ, वर्क तभी आएगा जब इस ब्लॉक का, इस मार्कर का जो मूवमेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तब आपका वर्क आएगा। अब मैंने इस बात को लिखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम इसको वर्टिकली ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर इसको वर्टिकली हम नीचे लेके जा सकते हैं। अब अगर वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो उस केस में वर्क आपका नेगेटिव आएगा। वैल्यू तो ये तो हो गया नेचर ऑफ वर्क नेगेटिव हो, लेकिन वैल्यू कितना होगा? तो वैल्यू हो जाएगा फोर्स कितना लग रहा है नीचे की ओर? mg। और इस डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। मतलब h बोले तो क्या, कितना हाइट आप ऊपर लेके गए हो। तो अगर किसी ब्लॉक को h हाइट ऊपर लेके गए तो कितना वर्क करना पड़ा? -mgh। अगर इसी ब्लॉक को नीचे लेके जाएंगे h हाइट तो कितना वर्क करना पड़ेगा? +mgh। तो नीचे लेके जाएंगे तो प्लस, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस। तो ऊपर h लेके गए तो -mgh, नीचे h लेके गए +mgh। ठीक है, बस इसी बात को ध्यान में रखना था। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर 5 ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल फोर्स अगर रहेगा तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। हमने वेरिएबल फोर्स क्या होता है, किसे कहेंगे, वो उसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 4 में डिस्कशन कर लिए थे, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वेरिएबल फोर्स का वर्क अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक पार्टिकल है या एक बॉल है, वो इस डायरेक्शन में मान लीजिए मूव कर रहा है ना। सपोज डेट ये चलना शुरू किया फ्रॉम ओरिजिन से चलना शुरू किया और ये जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में।
तो इसका जाने का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है ये, और इस पर एक जो जा रहा है ये एक फोर्स लग रहा है इस पर, और फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कितना लग रहा है, सपोज दैट फोर्स इज 4x, जहाँ पर फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। x क्या है, पोजीशन ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसका जो पोजीशन है, x का जो वैल्यू है वो चेंज करेगा, और x का वैल्यू अगर चेंज करेगा तो x चेंज करने की वजह से फोर्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। हाँ, डायरेक्शन सेम है, फोर्स हमें हमेशा किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग लग रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो एक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज करे या फिर डायरेक्शन चेंज करे, चेंज तो कर रहा है, तो अब बोलेंगे फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। अब हम जानेंगे कि वेरिएबल फोर्स ये जो लग रहा है इस पार्टिकल पे, इस वेरिएबल फोर्स के कारण मान लीजिए यहाँ से चल करके, ऑरिजिन से चल करके ये इस पोजीशन ए पर आया, और ए का पोजीशन है मान लीजिए 2 मीटर, ये ऑरिजिन से शुरू किया था 0 से, और चल करके कहाँ आया, 2 मीटर पे, पॉइंट ए पर। तो ओ से चल करके ए पर आने में ये जो फोर्स लग रहा था एफ और 4x वेरिएबल फोर्स, हमसे पूछा गया कि इस फोर्स का ओ से ए में कितना वर्क हुआ, है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स F बराबर 4x फ्रॉम O यानी कि ऑरिजिन टू पॉइंट ए। तो O से A तक जाने में इस वेरिएबल फोर्स का कितना वर्क हुआ, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, इस वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें इसके पिछले वाले लेक्चर में कांस्टेंट फोर्स का वर्क जब हम निकाले थे, तो उसमें हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क जब निकाला था तो क्या किया था, हम करते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स लग रहा है किधर, एक्स में, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किधर लेके चलेंगे, एक्स में। खैर, तो ये एफ एक्स इंटू एस इंटू एक्स, मतलब फोर्स का एक्स कंपोनेंट यानी कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये था वर्क का फॉर्मूला। अब यहाँ पर फोर्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्स में तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये फिर एक्स का वैल्यू क्या लेके चलेंगे। देखिए जब यहाँ पर ये एक्स का वैल्यू 0 था तो फोर्स का वैल्यू 0 था, तो उसमें वर्क 0 होगा। एक्स बराबर चेंज करके मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 हो गया, तो फोर्स का वैल्यू 4 इंटू 1 यानी कि 4 न्यूटन हो जाएगा। तो 4 इंटू फिर डिस्प्लेसमेंट, तो हर पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे वर्क, तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, देखते हैं। तो जब भी आपको वेरिएबल फोर्स मिले और उसका वर्क निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि किसी स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले वर्क निकालते हैं, है ना। ऐसे एक बहुत ही स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट dx मान लीजिए, ये x के अलॉन्ग जा रहा है, तो x के अलॉन्ग हमने मान लिया कि ऐसे जा रहा था, और ये यहाँ से x डिस्टेंस पे ये मान लीजिए पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के बाद ये यहाँ से यहाँ एक बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस, ये ऐसे दिखने में लग रहा है काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको बनाया है काफ़ी स्मॉल। इसको जूम करके मैंने दिखाया ताकि आपको दिखे, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल dx। तो एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, और स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट किसके कारण, ये फोर्स जो लग रहा है इस पर, फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक पे, मान लीजिए ये है ब्लॉक और इस पर फोर्स लग रहा था F। तो आप बता सकते हो कि इस फोर्स F का इस स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क हुआ होगा। तो हम देख रहे सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो काफ़ी स्मॉल है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो वर्क भी कितना हुआ होगा, क्या बहुत ज़्यादा हुआ होगा, नहीं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल से वर्क का वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हो कैसे, स्मॉल वर्क यानी कि डी डब्ल्यू बोले तो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है F, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स कितना हुआ dx। सो दिस इज
dx डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क की अगर हम बात करें कि यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे जाने में dx डिस्प्लेसमेंट मूव करने में इस फोर्स का कितना वर्क हुआ, तो ये हो गया F इंटू डी एक्स, स्मॉल वर्क है ना। तो ये स्मॉल वर्क का वैल्यू इतना आ गया, मान लीजिए ये था ओरिजिन और यहाँ पर है पॉइंट ए आपका, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना है, तो हमने तो यहाँ से यहाँ तक ही वर्क लिखा है। ऐसे ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस दोनों पॉइंट के बीच में कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट। ये कितना स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल है ना। तो इस तरीके से स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत सारा। तो इस स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट में जो किया गया वर्क है, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, अगर इस डी डब्ल्यू को अगर हम क्या करते हैं, जितने भी स्मॉल वर्क हुए हैं, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, अगर सारे स्मॉल वर्क को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा। मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ गया, स्मॉल वर्क हुआ, फिर यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो जितने भी स्मॉल स्मॉल वर्क हुए हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, उन सारे वर्क को हम जोड़ दिए, क्या मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क कितना हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। अब टोटल वर्क निकालना ही तो हमारा काम है। मतलब कैसे करेंगे टोटल वर्क निकालने का, तो टोटल वर्क निकालने का मतलब है जितने भी स्मॉल स्मॉल वर्क आपको मिले उन सारे वर्क को आपस में जोड़ देना। अब ये तो इम्पॉसिबल है कि ये सभी वर्क निकालो, इन्फाइनाइटेसिमल वर्क जो कि बहुत ही स्मॉल वर्क होगा वो निकालो और फिर सबको जोड़ लो। तो इस इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करने के लिए हमारे पास जो एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, वही हमारे को हेल्प करेगा। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल वर्क को जोड़ने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और जोड़ने का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन करना। तो हमें किसको जोड़ना है, हमें स्मॉल वर्क को जोड़ना है। स्मॉल स्मॉल वर्क कई सारे हैं, उन सबको जोड़ना है। तो स्मॉल वर्क का एडिशन करना मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो टोटल वर्क के लिए इसका मतलब क्या, सम ऑफ स्मॉल वर्क। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, सम, जोड़। हम जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, स्मॉल वर्क को। जो ओ से ए के बीच में जो स्मॉल स्मॉल वर्क हुआ है उन सारे स्मॉल वर्क को जोड़ रहे हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, ठीक है। और हमें यही चाहिए। अब ये बताइए कि स्मॉल वर्क जो हुआ ये डी डब्ल्यू कितना लिखे, ये है एफ इंटू डी एक्स के बराबर। तो ये हो गया एफ इंटू डी एक्स, है ना। अच्छा, ये तो हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पर देखिए x क्या बोल रहा है, dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो जाहिर सी बात है x का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज करेगा। अब x का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन क्या था x का, कहाँ से चलना शुरू किया था, ऑरिजिन से चलना शुरू किया था। तो ऑरिजिन मान लेते हैं ये O हो गया, ऑरिजिन 0, और फिर कहाँ तक गया, A तक। A बोले तो A का फाइनल पोजीशन हो गया इसका, और फाइनल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो फाइनली फिर वो 2 पर आ गया। तो मतलब जब ये यहाँ से यहाँ चला है तो इसका x का कोऑर्डिनेट जो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक। तो 0 हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, लोअर लिमिट, और 2 इसका हो गया फाइनल पोजीशन यानी कि अपर लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका वर्क लिख दिया। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको समझिए पहले। ये तो इंटीग्रेशन हमने समझ गया है ना, इसका अभी हम फोर्स का वैल्यू रखेंगे 4x और इसको इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग समझिए, ग्राफिकल मीनिंग क्या, ये है क्या, ये बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते होंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो भी ग्राफ बना है उस ग्राफ का कितना एरिया होगा, उस एरिया को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन से, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एरिया को। एरिया किसके अंदर, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट F और X का जो ग्राफ रहेगा
उस ग्राफ के अंदर में कितना एरिया होगा, वो एरिया ही हमें क्या बताएगा, कितना वर्क हुआ है ना। सो दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन, है ना। वर्क अगर निकालना हो तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी दे रखा हो ना, तो उस ग्राफ का आप एरिया निकाल लो सीधा। पॉजिटिव एरिया आया इसका मतलब पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव एरिया आया मतलब नेगेटिव वर्क, है ना। अभी देखेंगे आगे चल के कि ग्राफ के हेल्प से हम कैसे वर्क निकालते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 4, इसको इधर लिख लेते हैं, है ना, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। देखिए, तो ये हमारा वर्क हो गया, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, और एक्स का वैल्यू चेंज कर रहा है 0 से 2 तक, ठीक है। अब ये बताइए कि फोर्स कितना दे रखा आपको, तो फोर्स दे रखा एफ बराबर 4x, तो ये हो गया 4x इंटू डी एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। अब ये तो मैथमेटिक्स है, अब सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसका हम लिमिट रखेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से 2, तो बताइए कितना आएगा, 2 से कैंसिल होगा, 4 2 बार में, तो ये बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के अंदर हम लिमिट रखेंगे 0 से 2, तो पहले किसको रखेंगे, 2 को, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो गया 4 इंटू 2 कितना 8, तो 8 जूल वर्क हुआ, है ना। तो इस तरीके से हम वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते हैं। तो आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़े कि वेरिएबल फोर्स का वर्क अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल लिया जहाँ पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा था, डायरेक्शन फिक्स था, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका चेंज कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है ना। अगले लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल लेंगे जहाँ पर फोर्स का जो वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा, ये भी हो सकता है ना। फोर्स का वेरिएशन तो कुछ भी हो सकता है ना, फोर्स स्पीड पर डिपेंड कर सकता है, फोर्स पोजीशन पर डिपेंड कर सकता है, फोर्स टाइम पर डिपेंड कर, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जहाँ पर फोर्स और पोजीशन, है ना, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन में हम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क लिखते हैं कि स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट dx में इस फोर्स का कितना वर्क होगा, तो हमने ये लिखा dw स्मॉल वर्क इक्वल टू एफ डॉट एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर जब हमने स्मॉल वर्क लिख लिया तो इस केस में 0 से O से A तक कितनी स्मॉल वर्क होगा, इनफाइनाइट। तो सारे इनफाइनाइट स्मॉल वर्क को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। और इनफाइनाइट स्मॉल वर्क को जोड़ने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करना। तो हमने इसको इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करके फिर हमारे को ये मिल गया, है ना। हम इस इंटीग्रेशन का जो इसका ग्राफिकल मीनिंग है इस पर हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, अगले वीडियो के साथ, ठीक है। ओके।